नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीच विद निकेता में। आज मैं जो आपके लिए क्लास लेके आई हूँ वो है सीटेट ईवीएस पेडागोजी की सेट है। इसमें आपके 50+ क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। इम्पोर्टेंट क्लास है जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षा रहेंगी? पहला ऑप्शन है, यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन है, उन्हें आनंद उठाना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भ्रमण योजना के तहत वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है कि कौन सा बेहतर तरीका होगा जिससे कि बीज अंकुरण की जो अवधारणा है वो बच्चों को आसानी से समझाई जाए। तो पहला ऑप्शन है, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। दूसरा ऑप्शन है, अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। तीसरा ऑप्शन है, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। और चौथा ऑप्शन है, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि बीज बोने और अंकुरण के जो विभिन्न चरण हैं उनका अवलोकन करने और जो बच्चे हैं उनसे उनके चित्र बनाने के लिए बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। ऑप्शन है, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशल को पैदा करने के लिए। और चौथा ऑप्शन है, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। तो इसमें जो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने के और अवलोकन कौशल को पैदा करने के लिए। ईवीएस की पेडागोजी के जो टैग वर्ड है उनकी वीडियो में अपलोड कर चुकी, शॉर्ट वीडियो अपलोड किया, आप आज उसको ज़रूर देख लेना, सभी सब्जेक्ट की है। नेक्स्ट है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधन से परिचित कराने के लिए शिक्षक क्या करेंगे? कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकते हैं या फिर एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। तीसरा, चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। और चौथा है, बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधन की सूची बनाने के लिए कह सकता है। तो ईंधन चैप्टर जो है बच्चों को जब पढ़ाएंगे तो उसको सबसे अच्छा तरीका जो होगा ये ईंधन से कैसे परिचित कराया जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि लघु फिल्म दिखाएंगे, उसमें जो इस्तेमाल होंगे खाना पकाने के लिए जो इस्तेमाल होने वाले ईंधन हैं उनके बारे में बच्चों से चर्चा करेंगे। ये आपकी क्या होगी, ये दृश्य श्रव्य उपकरण हो गया है टीचिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में बाहर होता है और वह जगह घेरती है। उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। क्या गतिविधि है कि पहली है कि खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखे और उसे नीचे धकेले। दूसरा है, स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना। और तीसरा, गुब्बारे में हवा भरना। और चौथा है, 2 भरे गुब्बारे एक छड़ से बांधे और साम्यावस्था में ले आए, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दे। तो उपरोक्त गतिविधियों में कौन सी गतिविधियां वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करेंगी? कौन से गतिविधियां हैं जो सही हैं? ए और बी। दूसरा ऑप्शन है ए और डी। तीसरा ऑप्शन है बी और डी। और चौथा ऑप्शन है ए और सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए और डी गतिविधि जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था।
आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना चाहते हैं या अभिभावकों को संतुष्ट करना, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना या फिर शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सर्वाधिक जो सबसे अच्छा जो उद्देश्य है वह है शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। प्रकरणों में अंतर्निर्मित, पुस्तकों में अलग अलग स्थानों में, या फिर इकाई के अंत में, या फिर पाठ के अंत में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि प्रकरणों में अंतर्निर्मित। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करने में सम्मान देना चाहिए या फिर अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना और उन्हें सम्मान देना चाहिए? तीसरा ऑप्शन है विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए और चौथा ऑप्शन है विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। जो ईवीएस के टीचर उन्हें क्या करना चाहिए? बच्चों का जो दृष्टिकोण है उसे स्वीकार करना चाहिए और उन्हें सम्मान देना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह डैश के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। अपसारी चिंतन के, मॉडलिंग के, या फिर अनुकरण, या फिर अभिसारी चिंतन? इसका जो करेक्ट आंसर है वह अपसारी चिंतन की। वह अपसारी चिंतन के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन नहीं करता है डैश को शामिल? किसको शामिल, कौन से आकलन को शामिल नहीं करता है? शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को, शिक्षार्थियों में अधिगम रिक्तियों की पहचान को, या शिक्षण में कमियों की पहचान को, या फिर शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने में? कौन से रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता है? वो है आपका शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाती है। पहली गतिविधि प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना। दूसरी है शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या करना या संकल्पनाओं को समझने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग। तो उपरोक्त प्रस्तावित गतिविधियों में से कौन सा प्रकरण को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है, हमें ये बताना है इसमें। तो क्या टॉपिक है? हवा सब जगह है। तो इसको पढ़ाने के लिए जो सबसे कम होगा वो क्या है कि शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नलिनी कक्षा 3 के विद्यार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना, या फिर विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना, या विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना, या फिर जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना? कौन सा सबसे अच्छी तरीका होगा जो बच्चों को जानवर हमारे साथी प्रकरण पढ़ा रहे हैं उससे पहले परिचित कराएंगे? तो कौन सा सबसे अच्छा साधन होगा? तो वो होगा जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना, यानी कि श्रव्य दृश्य सामग्री का यूज करना। नेक्स्ट है। शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछा, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, बिना मुझे सूचित किए कहीं नहीं जाना, या अपने साथ पेन नोटपैड ले जाना? तो कौन सा अप्रासंगिक है? वो है कि अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है? हमें जो गलत है वो बताना है। वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता को आयोजित करना, या फिर प्रत्येक छात्र से एक वृक्ष को अपनाकर
उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना, ये बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना, ये वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना। जो उपयुक्त नहीं है, जो गलत है, हमें वही इसमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। यात्रा के विभिन्न साधनों विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा के विभिन्न विधियों की व्याख्या, विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्रित करके स्क्रिप्ट बनाने के लिए कहना, जब इस विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुप्रयोग का वर्णन करने के लिए कहना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमें इसके बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभव का वर्णन करने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है। यदि आपके गांव अथवा शहर में सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल न हो तो क्या होगा? तो छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना है इसका उद्देश्य, या छात्रों को पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन करना है, या फिर वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना है, या फिर पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना है। तो क्या इसका उद्देश्य है, इसमें ये हमसे पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना, अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना, या फिर अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना, या जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। तो इसका क्या आंसर होगा? वो होगा कि अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है, यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रश्न को पूछने का क्या उद्देश्य है? कि समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना है, ये बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना, ये शिक्षार्थियों की कल्पनापरक और चिंतनपरक कौशलों का विकास करना, और चौथा है शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। तो क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि शिक्षार्थियों की जो इमेजिनेशन है, कल्पनापरक है और चिंतनपरक है, थिंकिंग वाले जो कौशल है उनका विकास करना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वे प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों में क्रम में नहीं, जो ये क्रम में नहीं है, का अनुपालन करें। पहले वो प्रश्न लिखना है, दूसरा है रूपरेखा डिजाइन करना, तैयार करना, फिर प्रश्न पत्र का संपादन करना, फिर ब्लूप्रिंट तैयार करना। तो अनुपालन किए जाने वाले चरणों का सही क्रम क्या है, हमें इसमें क्रम बताना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे चरण है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे रूपरेखा का डिजाइन तैयार करेंगे सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, और फिर हम प्रश्न लिखेंगे, और उसके बाद प्रश्न पत्र का संपादन करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीव जंतु पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह मदद करेगा डैश में शिक्षार्थियों की। तो यह शिक्षार्थियों की क्या मदद करेगा? जीव जंतु संरक्षण कौशलों के विकास में,
या दैनिक समय सारणी की चर्या में बदलाव, या कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में, या फिर जीव जंतु को पालतू कैसे बना जाए इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करनी। तो क्या इसका उद्देश्य है, कैसे मदद करेगा स्टूडेंट्स की, ये इसमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 3, यानी कि वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है, तो उन्हें श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए, ये पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देना चाहिए, ये विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए, या फिर शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। तो जो पोषण वाला चैप्टर पढ़ाना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, इनमें से बताना है। तो वो होगा कि शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वो अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें और उसके तत्वों का अवलोकन करें और बाद में उसकी व्याख्या करें। जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगी? क्रियाकलापों की एक स्थितिगत सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना, या जहाँ जाना उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना, आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना, या फिर यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें और उस स्थान पर शांतिपूर्वक अवलोकन करें। तो क्या योजना में शामिल होगा कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ की जो क्या क्या वहाँ काम होने, क्या क्या क्रियाकलाप है वहाँ के, उसकी एक सीट तैयार करें और वहाँ के जो बच्चों को जो पढ़ाना है वो बच्चों से जाने से पहले थोड़ा डिस्कस करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय में अपनी कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी? बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर, उपरोक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके, उपरोक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके, या फिर यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की, या फिर जल संरक्षण पर पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं, वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, या एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना, या पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना, या फिर समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है कि एक पौधे को अपनाने और उसके पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को मोटिवेट करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निर्देश प्रश्न संख्या 25 और 26 निम्नलिखित अवतरण पर आधारित है। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार हैं। पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, दूसरा बच्चा कहता आग ने पानी पी लिया, और दूसरा बच्चा कहता है भगवान ने पानी पी लिया। तो ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं कि वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं, बच्चों के उत्तर तर्क संगत नहीं है, बच्चों की सोच गलत है, या बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या सही है? तो इसका जो सही है वो है कि वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के अपने अलग अलग विचार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों को इन उत्तर का सामना किस प्रकार करना चाहिए? बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं, वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद रखने के लिए कहें। नेक्स्ट है, उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए कक्षा एक चर्चा प्रारंभ करें और जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें। तो क्या सही है? इसमें उनके विचारों तक पहुंचने के लिए एक
चर्चा का प्रारंभ करें। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। छोटे बच्चों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा गृह कार्य देना चाहिए। शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना और प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं, खेल तथा उन्हें प्रकृति पत्र में दर्ज करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। तो इससे क्या होता है, समूह में द्वंद्व होता है, या गहन प्रतियोगिता होती है, या उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा, या फिर उच्च नैतिक विकास। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका डैश का प्रयोग करना है। गृह कार्य का प्रयोग, योगात्मक कार्य का प्रयोग, या फिर पोर्टफोलियो का प्रयोग करना, या आवधिक परीक्षा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पोर्टफोलियो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक अवलोकन डैश को शामिल नहीं करता। किसको शामिल नहीं करता? शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को, शिक्षार्थियों की अधिगम रिक्तियों की पहचान को, या शिक्षण में कमियों की पहचान को, या शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने में। तो किसको शामिल नहीं करता? वह शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को शामिल नहीं करता है। नेक्स्ट है, नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, दूसरा गृह कार्य का मूल्यांकन, तीसरा परियोजना कार्य मूल्यांकन, और चौथा है मौखिक परीक्षा। तो नीचे दिए गए तकनीकों का कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है? सबसे अच्छा कौन सा मूल्यांकन दे सकता है? बी और सी, या फिर ए और डी, या बी और डी, या ए और बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा आपका ए और डी, यानी कि पहला और चौथा जो है हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन और मौखिक परीक्षा का मूल्यांकन, ये सबसे अच्छा वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन हो सकता है। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? पाठ में नहीं है बताना है हमें। पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना, दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना, या दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन को वाले आरेख बनाना, या जल प्रदूषण की हानि के बारे में चर्चा करना। तो क्या सही नहीं है? वह है पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं? परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, जर्नल लिखना, या विचार मानचित्र। तो कौन कौन से हैं? बी और सी, या फिर केवल डी, या ए और बी, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी जो है प्राइमरी लेवल पर ईवीएस अध्ययन के आकलन के सबसे अच्छे तरीके हैं। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभव के केंद्र बिंदु हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कौशल नहीं है बताना है? पूर्वानुमान, निर्धारण, या निष्कर्ष निकालना, या फिर अवलोकन। तो कौन सा कौशल नहीं है? वह है आपका निर्धारण कौशल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? इसमें भी नहीं वाला बताना। स्मरण रखना, दूसरा प्रश्न पूछना, तीसरा न्याय और समानता के प्रति चिंता, और चौथा है सहयोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, यानी कि स्मरण रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तब शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए, या फिर शिक्षार्थियों के स्टूडेंट की सीखने की क्षमता है उसको ध्यान में रखकर सूचना दर्ज नहीं करनी चाहिए, या बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, या बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख नहीं करना चाहिए। तो टीचर को क्या नहीं करना चाहिए ये इसमें बताना है। तो इसमें है कि बच्चों के कार्य के केवल कुछ ही पक्षों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि सभी पक्षों पर टीचर को ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? बच्चों का निजी विवरण और व्यक्तिगत पोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। सीखने के संकेतों और उप संकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है।
ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चों के सीखने के बारे में एक समझ पैदा करती है और बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होना चाहिए। तो हमें बताना है कि जो सबसे कम उपयुक्त है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़े। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस परिक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? वर्गीकरण एवं चर्चा का, परिकल्पना एवं प्रयोग का, न्याय के लिए सरोकार या फिर अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग का। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें दिया है कि कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में स्टूडेंट्स के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है बच्चे लिखने में सक्षम ना हो, या फिर ड्राइंग क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है, या शिक्षकों को अवलोकन और रिकॉर्डिंग, या किसी को न रोक के नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ए बी सी कथन सही है। नेक्स्ट है, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करके संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? चित्रपटन, सृजनात्मक लेखन, या निर्देशन प्रदर्शन, या फिर हस्तपरक गतिविधि। तो प्रयोग करने में सबसे अच्छा संकेतक जो होता है वो होता है आकलन करने का हस्तपरक गतिविधि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई? मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया? मेरी शक्तियाँ क्या थीं? मुझे सचमुच कठिन क्या लगा? तो ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से होगा कि बच्चों और शिक्षक दोनों का स्वयं आकलन होगा, या शिक्षक द्वारा समग्र आकलन होगा, या बच्चों का स्वयं आकलन होगा, या फिर शिक्षकों का स्वयं आकलन होगा। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा टीचर्स का खुद का आकलन, स्वयं आकलन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थी ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया: ए, दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुणों से रहित पत्तियां, बी, बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। यानी कि बच्चों ने दो तरफ से पत्तियों का वर्गीकरण किया है अपने अपने तरीके से। तो शिक्षक ने समूह ए को तो सही माना और समूह बी को गलत। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है? यह क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है, जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। यह बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भ कक्षा में लेके आते हैं, जिसकी सराहना की जानी चाहिए। अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्थिरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होगा। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा ये बताना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्थिरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। हमें बताना है टीचर के दृष्टिकोण से, ना कि एनसीईआरटी हिसाब से। तो टीचर का दृष्टिकोण क्या है? ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त है? दत्त कार्य, मौखिक कार्य, कागज पेंसिल परीक्षण, या फिर निर्धारण मापियाँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मौखिक परीक्षण, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है अभिव्यक्त्यात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेक्षण कौशल, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, या ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, या फिर ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। तो सबसे आवश्यक कौशल क्या है? वह है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। अगर आप एक टीचर हैं तो आप क्या करोगे? बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, या पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे, या फिर प्रकरण को तुरंत बदल देंगे।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो चैप्टर है पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चा के साथ चर्चा कर सकता है, या फिर चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है, या फिर बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, पीछे रिपीट हो गया है, दो बार आया है ये क्वेश्चन एग्जाम में। कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए शिक्षक को पोषण चैप्टर पढ़ाना है, तो टीचर सबसे अच्छा तरीका क्या करेगा, मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। ये विद्यार्थी को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए, और उसके बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। या फिर पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए, या श्याम पट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बच्चों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने के लिए कहना और अपने उसके बारे में चर्चा करना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कक्षा के अनुभाग ए को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग बी को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में पाया गया कि अनुभाग ए के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया है। ऐसा होने के कारण क्या हो सकता है? ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है, यह बहु उपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नज़दीक है। मल्टीमीडिया सामग्री का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है। यह दृश्य श्रव्य सामग्री बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये इसमें हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक शिक्षक पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि ये अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, शिक्षण को आराम उपलब्ध कराते हैं, प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, ये शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवर के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना, या विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना, या विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्याम पट्ट पर बनाना, या जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जानवरों तथा उन पर आधारित एक फिल्म बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवीएस की कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा? संबंधित मामलों समस्याओं पर वीडियो फिल्म दिखाना, या संबंधित मामलों समस्या पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना, या फिर संबंधित मामलों पर क्विज यानी कि प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता का संचालन करना, या विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर के लिए कहना। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए? वो हो जाएगा आपका विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थी को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराती है, तो उन्हें श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने की पूरी संभावना है। तो पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए, विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए, या फिर शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उनकी व्याख्या करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? अध्यापक द्वारा श्याम पट्ट पर मानचित्र बनाना और स्टूडेंट को विभिन्न स्थानों की स्थिति को बताने के लिए कहना, या शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि घर से भारत का मानचित्र लेके आएं, या शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना, या शिक्षार्थी की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थी को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है।
तो इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं। अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न भोजन के विषय में विद्यार्थी को एक प्रोजेक्ट दें। विद्यार्थी से पूछें कि उन्होंने क्या खाया है और उसके बाद चर्चा करें, या फिर विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के विषय में सूचना एकत्रित करें। तो इसका सबसे उपरोक्त अच्छी विधि क्या होगी? होगा कि अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के विषय में विद्यार्थी को एक प्रोजेक्ट दें। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। समूहों में पत्तियों का संग्रह करना, पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना, अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। तो इस प्रकार के गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए? जितनी अधिक पत्तियों के विषय में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल करें। बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार, बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना, या बच्चों की परस्पर क्रिया और अवलोकन और सहयोग। तो किसको प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, इसमें हमें ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि नाम याद करने के लिए नहीं कहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई देते? तो उपरोक्त विषय प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? इसमें चर्चा नहीं होगी या प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। कौन सा आकलन नहीं होगा, अभिव्यक्ति की या फिर प्रयोग की? तो ये हमें इसमें बताना है। तो इसमें हो जाएगा प्रयोग, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। इसमें चर्चा भी होगी, अभिव्यक्ति भी होगी, प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे से अपने घर की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने के लिए कहता है। तो शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, क्या उसका उद्देश्य नहीं है ये बताना कि कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं को प्रदर्शनी आयोजित करना, या कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के विषय में निर्णय करना, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, या बच्चों को पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। तो क्या उद्देश्य उसका नहीं है टीचर का, ये हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के विषय में निर्णय करना उसका अभिप्राय नहीं है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करते हैं। दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। दत्त कार्य का आकलन का एकमात्र तरीका है कि दत्त कार्य केवल आकलन का ही एकमात्र तरीका। तो कौन सा कथन सही है, इसमें हमें ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। तो यह किसके कारण हो सकता है कि वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यात नहीं कर सकती, या फिर वह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, या विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके, या शिक्षिका की कक्षा में प्राय बहुत अनुशासनहीनता रहती है। इसका है कि वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को सही से एक्सप्लेन नहीं कर सकी है, इसलिए बच्चे उनमें श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर नहीं समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थी के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना, या यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएँ, या उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, उनके जो कमजोर क्षेत्र है उनकी पहचान करे और उन्हें सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता।
इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है कि इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना, उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना, अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना, उसकी अनियमितता के विषय में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि अनियमितता के कारण का पता लगाए और समीर को परामर्श दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग यानी कि बाधित हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। तो उपरोक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है? समव्यक शिक्षा का, वृत्तिपूर्वक अधिगम का, या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का, या फिर समावेशी शिक्षा का? तो ये करता है समावेशी शिक्षा का। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्षण होना चाहिए अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, समय के बेहतर सुनिश्चित उपयोग करना, या शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। तो अच्छे दत्त कार्य का क्या उद्देश्य यानी कि लक्ष्य होना चाहिए? वो होना चाहिए अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, हमें बताना नहीं है। उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएं। तो आवश्यकता के अनुरूप नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपरोक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है? यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है, पूरा नहीं करती है, हमें नहीं वाले बताना है। यह भय एवं पूर्वाग्रह से मुक्त होने के मूल्यों को बढ़ावा देती है। यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थी हेतु आवश्यक है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर। यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के विषय में शिक्षार्थी की समझ के स्तर के विषय में जानने के लिए परीक्षण प्रशासित करती है और उसे जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। तो इसका प्रमुख कारण हो सकता है कि उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था, ये शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था, या यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल करने के योग्य नहीं था, या शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा। तो क्या कारण है कि बच्चे इस अवधारणा को नहीं समझ पाए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 में कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है पाठ्यक्रम का बाहर करने के लिए, या फिर पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे कक्षाओं के लिए है, या फिर कक्षा 1 और कक्षा 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, या फिर संदर्भ युक्त अधिगम प्रवेश प्रदान करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है, यह वास्तविक कहानियों घटनाओं को शामिल करती है, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है, यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकत्रित तरीके से प्रस्तुत करती है। तो इसका कि क्या विशेषता नहीं होनी चाहिए? वह है कि परिभाषा और अमूर्त अवधारणा की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो फ्रेंड्स, ये आपके पेडागोजी के 68 क्वेश्चन थे और इससे पहले जो मैं क्लास लेकर आई थी उसमें 50+ क्वेश्चन थे। तो आपके 100+ क्वेश्चन आपके हो चुके हैं 2 क्लास में।
अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करना। मैंने EVS के थीम उप थीम के सारे प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट 2 कराए हैं मैंने, फुल कंप्लीट किया है उसी में, और कुछ छोटे छोटे EVS के टॉपिक भी मैंने डाले हुए हैं। तो अपना अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।